बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजारी होगी। आप सबको जुमा मुबारक हो नाज़रीन। और सबसे पहले आज जिक्र कर लेते हैं मोहब्बत का, जो एक ऐसा एहसास है जो कि रिश्तों को जोड़ता है, दिलों को करीब लाता है। और इसी एहसास की याद दहानी के लिए कल दुनिया भर में मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जाएगा जनाब। जी हाँ, और ये दिन ज़िंदगी की मसरूफियात में छुपी अनकही बातों को लफ्ज़ देने, रवैयों के अंदर दूरियों को कम करने और रिश्तों के अंदर अपनाइयत पैदा करने और इसका इजहार करने का दिन है। तो तोहफ़े दिए जाते हैं, मोहब्बत का इजहार किया जाता है, गुलाब के फूल भी दिए, बिल्कुल गुलाब के फूल भी दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो फूलों की मांग है इसके साथ ही वो भी बढ़ जाती है। और इस दौर में मोहब्बत का जो आलमी दिन है, बर्दाश्त, एहतराम और इंसानी दोस्ती का पैगाम भी लेकर आता है, जो हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत किसी एक दिन की मोहताज नहीं है। और मोहब्बत जो है वो आपको बांटने, शेयरिंग करने का भी पैगाम देती है। और अगर हम देखें तो वालिदैन से मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी है, बहन भाइयों से मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ बच्चों से, शौहर से, हर एक उस रिश्ते से मोहब्बत का इजहार ज़रूरी है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप वर्क प्लेस पर हैं, अपने सबॉर्डिनेटर से मोहब्बत का इजहार कीजिए, उनसे प्यार और शफकत से पेश आइए। आप यकीन कीजिए कि वो तमाम रिश्ते आपसे और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, आपको भी उनसे मोहब्बत और एहतराम मिलेगा। बिल्कुल। और नफ़रतों को छोड़िए, बेयकीनी और इंतशार के इजहार को छोड़िए, मोहब्बत का इजहार कीजिए। मोहब्बत का आलमी दिन है। और वैसे तो इशाल मोहब्बत का एक दिन होना नहीं चाहिए, 365 दिन मोहब्बत के हैं। आपके आसपास इतने प्यारे रिश्ते हैं, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपकी अहलिया, आपके बहन भाई, इन सारे रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने दोस्तों से प्यार कीजिए और इतना कुछ है मोहब्बत का इजहार करने के लिए, इतने रिश्ते अल्लाह ताला ने आपको नवाजे हैं। तो फिर क्यों आप एक दूसरे से नफ़रतों में, शिकवों में, शिकायतों में, झगड़ों में वक्त को गुजार देते हैं? तो एहसान मानिए अल्लाह का, उसकी दी हुई नेमतों का, उसके दिए हुए रिश्तों का। और उन तमाम रिश्तों से, उन तमाम रिलेशन से मोहब्बत का इजहार कर देना ही मेरे ख्याल में हमारी जितनी ज़िंदगी है महदूद सी, वो बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, और सिर्फ फूल देने से मोहब्बत का इजहार नहीं हो जाता, बल्कि दिल में एहतराम होना और सबसे कीमती जो तोहफा है वो वक्त देना है। किसी को अगर आप अपना वक्त देते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसकी बैठ के सुनते हैं, कुछ उसको सुनाते हैं, तो ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्यार के दो बोल बोल दीजिए। और उससे भी ज्यादा अगर आप इतने ज्यादा कंजूसी से काम लेते हैं तो एक हल्की सी स्माइल दे दीजिए, उससे भी मोहब्बत का इजहार हो सकता है। तो इस मोहब्बत के दिन को सेलिब्रेट कीजिए, एक दिन नहीं बल्कि हर रोज। आगे बढ़ते हैं, टॉप 5 स्टोरीज की तरफ आते हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले तस्करा करेंगे बांग्लादेश में बहुत ही तारीखी दिन, इंतखाबात का दिन, आम इंतखाबात, और 13वें अपने हुक्मरान का इंतखाब किया गया। बांग्लादेश में BNP की तारीखी कामयाबी, 2/3 अक्सरियत उन्हें हासिल हो गई है। और नाज़रीन, यही वो दावा था जो कि तारिक रहमान BNP के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह कर भी रहे थे। और हमने देखा है कि लोगों ने उनके हक में फैसला भी दिया। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही है, रेफरेंडम में 73% की हिमायत हुई है। तो इस पर तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के नए हरबे, आप कैसे महफूज रह सकते हैं। पाकिस्तानी हर साल 9 अरब डॉलर से ज़ायद के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। किस तरह से बचा जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपको फ्रॉड के झांसे में ला सकती हैं, आपको लूट सकती हैं, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे जी। और फिर बात होगी पंजाब में कम उम्री की शादी पर, जिसके खिलाफ नया ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। कम उम्री की शादी काबिले सजा जुर्म होगा और कैबिनेट एक्ट के तहत इस कार्रवाई होगी उन तमाम लोगों के खिलाफ, किसी को उकसाते हैं, किसी को मजबूर करते हैं, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंजाब में कम उम्री की शादी में अमल दखल उनका होगा तो उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा। शाहीन इतवार को भारतीय सूरमाओं को धूल चटाएंगे और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर तो डटा रहा, लेकिन बात तब बनेगी जब मैदान में भारत को शिकस्त से हमकनार करेंगे और जब जीत से हमकनार होंगे खुद और T20 वर्ल्ड कप के लिए राहें खोलेंगे। फिर बनेगी बात, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्या है और क्या भारत को टक्कर देने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, हम तैयार हैं और उसका मुजाहरा भी होगा खेल के मैदान में। और आखिर में आज के प्रोग्राम में बात होगी एस्पायरिंग फ्यूचर की, खिदमत खल्क की एक नुमाया तंजीम एस्पायरिंग फ्यूचर, जिसका मिशन बच्चों की तालीम, यतीमों और ख़तरे से दो चार नौजवानों के लिए पनाहगाह
फराहम करना है। और यही नहीं, ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद करना भी इसका मिशन है। और किस तरह से इस मिशन को सरअंजाम दिया जा रहा है, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो किस तरह से रब्ता करें, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं इस खित्ते में होने वाली एक बड़ी तब्दीली की। और बांग्लादेश में एक तवील अरसे के बाद, लगभग 2 दहाइयों के बाद, 20 सालों के बाद इस तरह के साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद हुआ। कहीं इक्का दुक्का शिकायतें भी दर्ज हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो माहौल था, लोग बहुत मोबिलाइज थे, बहुत एक्साइटेड थे, लोग घरों से बाहर निकले हैं। बाज़ जगहों पे तो हमने देखा कि व्हील चेयर के ऊपर भी माजूर अफराद भी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और लोगों ने फैसला दिया है BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हक़ में। उनका मंशूर यकीनी तौर पर बांग्लादेश की बेहतरी के लिए था। और एक चीज़ जिस पे हम बात कर रहे थे शान, कि मोदी जी ने भी इन ख्यालात का इजहार किया था। मोदी जी और भाजपा सरकार जो है उसमें खलबली पाई जाती है, क्योंकि अब तक की जो शेख हसीना वाजिद की रजीम की उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो ज़ाया हो चुकी है। अब देखते हैं ये जो नई हुकूमत है, नया सेटअप है, ये बांग्लादेश की आवाम की बेहतरी के लिए क्या कुछ करता है। बिल्कुल जी, ये सब जानेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर नवीद मुश्ताक सहाफ़ी हैं ढाका से मौजूद, जबून अहमद सहाफ़ी बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से हम राय लेंगे और जानेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। डॉक्टर नवीद मुश्ताक, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और आप ही से जानेंगे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हमें फतह से हमकनार होती हुई नज़र आ रही है बड़े मार्जिन के साथ, और जमात इस्लामी हमें सिर्फ 70 सीटों के साथ हमें पीछे नज़र आ रही है। लेकिन क्या समझते हैं कितने वोट दरकार थे, कितने ज़्यादा उन्होंने हासिल कर लिए, और इतनी मकबूलियत BNP की क्यों? एक लिबरल पार्टी है इसलिए? No, वो इसलिए नहीं है, because BNP is the major leader in the anti-Indian force of Bangladesh from the very beginning. Because जब ज़ियाउर रहमान साहब ने BNP की कायद की, तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग 90%, then नेशनलिस्ट अवामी पार्टी एंड मतलब अवामी लीग पे जो लोग शेख मुजीबुर रहमान के मुख्तलिफ थे, वो लोग एक साथ इकट्ठा होके जो पॉलिटिकल पार्टी पैदा की है, दैट इज BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो दे आर द लीडर ऑफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन बांग्लादेश। और आप बात करें खालिदा जिया के, मोहतरमा खालिदा जिया के, तो लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर या किसी सियासतदान नहीं समझते थे। लोग समझते थे कि वो उनकी बेटी है, उनकी अम्मी है या फिर दादी है। तो उसके लिए वो बहुत ही एक मतलब क्या जज्बाती ताल्लुक था उनके साथ, फेवरेट पर्सन, जज्बाती ताल्लुक था उनके साथ, जज्बाती ताल्लुक था। तो अबाउट तारिक रहमान, अब ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट, ये सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट व्हेन ही वाज अरेस्टेड ऑन फेक चार्जेस, तो उन्हें क्या किया है कि ऊपर लटका के उन्हें नीचे छोड़ा गया, एंड हिज स्पाइनल कॉर्ड वाज ब्रोकन। तो और फिर जब वो इंग्लैंड गए, तो उन्हें पता चला कि उनके छोटा भाई यानी अराफत रहमान पोको, he died due to the torture of the former regime। फिर क्या हुआ, फिर उनकी अम्मी की भी डेथ हो गई, आई मीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया की इंतकाल हो गई। तो एक्चुअली there are no person in the family of Jia family, in the Jia family। तो इसलिए उस दिन हम एक वीडियो देख रहे थे, लाइव वीडियो, तो वहाँ एक साथी ने पूछा एक बुजुर्ग औरत को कि आप किस मरके पे आप वोट देंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये तो हम लोग ही हैं, हम बंगाली हैं जिन्होंने खालिदा जिया की कत्ल की। तो इस बच्चे के साथ अब है कौन? ना बाप है, ना माँ है, ना भाई है, कोई नहीं है। तो अगर हम इस बार भी उन्हें साथ ना दे, तो हम तो जहन्नम पे जाएंगे, और वो हम नहीं कर सकते। हम उन्हें ही चलें। अच्छा, लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, लोग कितने मुतमईन हैं इस तमाम इंतखाबी अमल से? क्या ये पुरअमन था? क्या ये साफ और शफाफ था? कहीं धांधली के इल्ज़ामात या कोई इम्कानात तो महसूस नहीं हुए? और साथ में अब जब ये हुकूमत आ चुकी है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो वादे किए हैं तारिक रहमान ने, वो अमल उस पर करने की पोजीशन में है? जी डेफिनेटली, वो डेफिनेटली जितने वादे वो किए हैं,
वो जरूर कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक तो है सहूलियत कार्ड, हेल्थ कार्ड, फिर किसानों के लिए कार्ड सिस्टम, NHS लाइक हेल्थ सिस्टम, और जो लोग बेकार है बांग्लादेश में यूथ, उनके लिए भी वो एक प्रोग्राम लाना चाहते हैं। एंड बस जितना हमें पता है कि डेफिनेटली यू विल टेक ऑल काइंड ऑफ स्टेप, डेफिनेटली ही विल टेक दोस स्टेप्स। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताएगा डॉक्टर नवीद कि इस वक्त कितने वोट हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पास? एक तो 129 नशस्तें हमारे सामने आ रही हैं और दरकार जो है वो 151 है। कितनी नशस्तें और दरकार हैं और क्या उनके साथ कोई जमात इत्तेहाद करेगी? मैं कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिजल्ट पब्लिश्ड इन डेली मनब जमीन, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिजल्ट पब्लिश्ड इन डेली मनब जमीन, 299 सीट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑफिशियली, एंड और वहाँ दिखाया गया है कि BNP अचीव 213 सीट्स। जमात इस्लाम को हासिल हुई है सिर्फ और सिर्फ 213, हाँ, और जमात इस्लाम को हासिल हुई है सिर्फ और सिर्फ 68 सीट। जो ANCP उन्हें हासिल हुई है 8 सीट, और जो इंडिविजुअल 4, और आई थिंक आप मुझे अच्छा, अभी ये देखा जा रहा था कि यूथ जो है उनकी रेशो बहुत ज्यादा है, लगभग 44% के करीब। तो फिर यूथ के जमात इस्लामी के साथ होने के बावजूद क्या वजह कि जमात इस्लामी इतने ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाई डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, है क्योंकि सबको पता है कि जमात इस्लामी इज वेरी काइंड ऑफ रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी, और इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। मतलब कि वो कहते कुछ और करते कुछ और इसलिए ना तो माइनॉरिटी उन्हें पसंद करते हैं, ना यहाँ के खातून उन्हें पसंद करते हैं, कोई भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट दे ऑलवेज डू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप हमें वोट ना दे तो आप जन्नत पे आप नहीं जा सकोगे, और कहीं और एरियाज भी है जहाँ उन्होंने धमकियां भी दी है, और कुछ और एरियाज है वहाँ देखा गया कि दे try to spread money, and the police or authority they captured them. लेकिन इसके बावजूद एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पे आपको लगता है कि मौसर किरदार अदा कर पाएगी जमात इस्लामी? हम उम्मीद तो करते हैं, लेकिन इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो हम समझते हैं कि वो जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा कभी अब अगर कोई होंगे तो डेफिनेटली दैट इज द NCP। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी डॉक्टर नवीद साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के जो इंतखाबात हुए उसके दौरान रेफरेंडम का वोट भी लिया गया, उसके लिए भी पोलिंग हुई है, और रेफरेंडम के बैलेट पेपर के जरिए आवाम से हालिया जो कानून साजी है उसके हवाले से सजेशंस ली गई हैं, जिसके अंदर बड़ा ही हमने देखा है कि महंगाई, बेरोज़गारी और भारतीय असर और रसूख को ख़ास तौर पर अहमियत दी गई है। तो क्या समझते हैं कि इस पर कितना पूरा उतरेगी नेशनलिस्ट पार्टी, और क्या भारत का तसल्लुत अब तो नहीं, आप देख रहे हैं इस हुकूमत का क्या समझते हैं कि रुझान क्या है? पॉलिटिकल स्टैंस तो यही है कि we will not tolerate any kind of Indian control like previous government did. तो ये बिल्कुल तय है कि वो हम फिर से सहन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग BNP इज एंटी इंडिया। जब BNP नहीं होते, आवामी लीग होते थे, तो दे used to enjoy a very kind of close relationship with India, जो बांग्लादेश के जो अवाम उन्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि हम समझते थे कि हाँ इंडिया के साथ ताल्लुकात होनी चाहिए, बट इट शुड बी ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप, नॉट लाइक स्लेव और मास्टर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बट प्रीवियस गवर्नमेंट फेल्ड इनटू दिस मैटर। तो इसलिए अब जब BNP हुकूमत पर है तो डेफिनेटली दे विल इंश्योर दिस मैटर। ठीक है। और हमें ये भी लगता है कि ये जो रेफरेंडम वाली बात है, यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है दोज आर वेरी काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल। तो अगर उन एक दो पॉइंट्स को हम छोड़ दें तो रेफरेंडम के जितने भी सारे मेन पॉइंट्स लाइक द फिक्सेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम,
लाइक दो टर्म्स के ज्यादा कोई नहीं बन सकते वजीर आजम, इस टाइप का। एक्चुअली दीज वर प्रपोज्ड बाय तारिक रहमान हिमसेल्फ, नो बिल्कुल अदर ठीक बट है, यानी कि उनकी हिमायत हासिल है तो यकीनी तौर पे वो अमल दरामद भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब वो हुकूमत में हुकूमत को लीड करने जा रहे हैं और अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं, मुल्क की सरबराहत भी करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि टर्न आउट कैसा रहा, मर्दों ख़वातीन, बुजुर्ग हों, जवान हो, यूथ हो, कितना कंट्रीब्यूट किया? टर्न आउट के हवाले से क्या शुमार सामने आ रहे हैं? ओवरऑल अवाम की राय क्या है, इंतजामात क्या है, किसी किस्म की धांधली या कोई ऐसी मैनिपुलेशन तो नहीं सामने आई इस इंतखाबी अमल में? टर्नआउट जो हमने देखा दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन, मतलब कि 50% से भी ज्यादा टर्नआउट हुई है। एक दो जगह पे तो धुंधली हुई है, स्पेशली इनटू द रंगपुर बेल्ट, क्योंकि जिला रंगपुर जो है इट इज हिस्टोरिकली तौर पे वो जमात इस्लाम का ही एरिया है। कभी जमात इस्लामी तो कभी आवामी लीग या फिर कभी लंगल में से बांग्लादेश जातीय पार्टी, आई मीन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सैयद मोहम्मद एरशद, ये इन तीनों ही एंजॉय कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। तो लेकिन इस बार यह हुआ कि इस जिला रंगपुर में भी बीएनपी ने एक ह्यूज मैंडेट के साथ वहाँ वो लोग जीत हासिल की है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश, Professor Dr. A.J.M. Jayajasan, who is also the advisor who is also the presidium member of Bangladesh Nationalist Party. Professor Dr. Abdul Salam, who is the former Secretary General of Doctors Association of Bangladesh. तो दोनों ही उनके पहली दफा जब इलेक्शन में उन्होंने शरीक हुए, they become victorious in a large scale. डॉक्टर नबी साहब, अगर हम देखें तो आप जिस तरह से कल बता रहे थे हमें कि दोनों जमातों ने बड़ी डोर टू डोर कैंपेन भी की है, कैंपेन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी दोनों जमातों ने, फिर भी हम देख रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि टर्नआउट 50% रहा, 100% क्यों नहीं रहा? क्योंकि 17 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे थे और अवाम तो इसके मुंतजिर थे। जी मुंतजिर थे, लेकिन बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और एक बात और है कि हमारे बांग्लादेश में हम जो अक्सर जो ख्याल करते हैं वो ये है कि ये जो यंगस्टर्स वो लोग वो डेमोक्रेसी को पसंद तो करते हैं, जरूर पसंद करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। रिजल्ट ऑफ फैक्ट वही होता है कि मतलब कि जैसे बुजुर्ग लोग या फिर मिडिल एज लोग वो लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस दफा जितने भी यंगस्टर्स पार्टिसिपेट किए हैं, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और वो लोग पिछले बार जिस अमाउंट से वो पार्टिसिपेट किए थे इससे भी ज्यादा है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि और भी ज्यादा करते तो टर्नओवर 50% से भी ज्यादा होते देखते। बिल्कुल सही है। हमें जिबॉन अहमद ने भी ज्वाइन कर लिया है, बांग्लादेशी सहाफ़ी हैं। जिबॉन, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक मजबूत हुकूमत बनने जा रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और बड़ी मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं और यही दावा भी वो कर रहे थे तारिक रहमान साहब। तो अभी क्या प्रोसेस होना बाकी है? विक्ट्री स्पीच उनकी हो चुकी, अभी होनी बाकी है। सबसे पहले अहम अहदाफ क्या हैं, अहम चैलेंजेस क्या देख रहे हैं नई बनने वाली हुकूमत के लिए आप? थैंक यू जो आपने मुझे ज्वाइन किया। देखिए, बीएनपी का अलायंस का तो अक्सरियत मिल चुकी है। अब देखिए तो 212 सीट उसे मिला और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जमात इस्लाम के अलायंस का वो अक्सरियत नहीं मिली, उसका सीट हुआ 76 उसे उन्होंने हासिल किए। अच्छा। अभी भी वोट काउंटिंग तो पहली बार खत्म हो चुकी है। आप भी सीट के लिए 2 घंटे पर बाद आपको सब मिल जाएंगे। किस तरह गवर्नमेंट कौन चलाएंगे, कौन आएंगे। आप तो ये जानते हैं कि अक्सरियत मिल चुकी है।
अभी भी अक्सरियत मिल चुकी है और हुकूमत BNP बनाने का- के लिए तारक रहमान साहब BNP का- तैयार भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा तारक रहमान बताइएगा तैयार भी है। जबोन अहमद, थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी इंतखाबात होते हैं, किसी भी मुल्क के इंतखाबात होते हैं, तो उसके अंदर मीडिया का किरदार बड़ा ही वाज़े रहा है और मीडिया की वजह से बहुत सारी जमातों को सपोर्ट भी मिलती है। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर तमाम जो मीडिया था उसकी सपोर्ट किस जमात के साथ ज़्यादा थी, किसका मैनिफेस्टो ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया, किसकी तकारीर को ज़्यादा दिखाया गया, किसको पब्लिसिटी ज़्यादा दी गई है? मीडिया बेसिकली सहाफ़ी जमातें किसके साथ थी? देखिए, ये तो अब जो कहा है, देखिए मीडिया का तो अक्सरियत है, मगर मीडिया तो अभी भी जर्नलिज्म करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं, और जो कोई पार्टी या सियासी जमात के साथ नहीं दे रहा है, और उसका कहना है जो पार्टी अलायंस हिस्सा लेंगे उसके बराबर से वो न्यूज़ के लिए बैलेंस कर रहा है, कोई पार्टी की तरफ नहीं झुकेगा, क्योंकि बिल्कुल सही। मीडिया ने तो रिपोर्टिंग करनी है और हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग होगी। अच्छा जिबोन साहब, ये भी बताएगा कि जी हमारे पास वक्त की कमी है, मैं चाह रहा हूँ 2-3 चीज़ें आपसे और भी पूछ लूँ। एक तो ये कि डॉक्टर यूनिस का नई बनने वाली हुकूमत में कोई किरदार होगा या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली ऐसे तरीके से अब वो अपने निजी जो मामलात हैं उस पर फोकस करेंगे, और साथ में ये जो नई बनने वाली हुकूमत है, एक तो इसके साथ भारत के ताल्लुकात कैसे बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक तवील अरसे तक भारतीय अमल दखल और तसल्लुत रहा है बांग्लादेश में और लोग बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ थे, लोग उकता चुके हैं इससे, और पाकिस्तान के साथ कैसा ताल्लुक बनने जा रहा है, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद कुर्बतें बढ़ी हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, दोनों हुकूमतें करीब आ रही हैं, दिफाई शोबों में भी, तिजारत में भी। तो भारत और पाकिस्तान के साथ नई हुकूमत के क्या ताल्लुकात होंगे? डॉक्टर यूनुस इस वक्त क्या कोई किरदार अदा करेंगे या वो एक तरफ हो जाएंगे? देखिए, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको तो जो काम था जो फ्री फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन करने के लिए, अभी उसका किरदार नहीं होगा। उसका कहना है हम अब जो नई गवर्नमेंट आएगा, नई हुकूमत आएंगे, वो जस्ट सेफ एग्जिट, उसका कहना है हम उसके जो पार्टी है उसके साथ मेरा पावर हैंड ओवर करके हम तो चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अब जो कहते हैं रिलेशन के बारे में, देखिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ अभी पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा और ट्रेड भी अच्छा चल रहा है। अब देखिए डायरेक्ट फ्लाइट हुआ, अभी भी कोई मसला नहीं है, अभी भी आप मेरा नेबर कंट्री जो हिंदुस्तान के साथ उसके रिलेशन अभी भी अच्छी नहीं है। उम्मीद है जो नेक्स्ट अभी भी जो इन्हीं ताल्लुकात को इस्तवार भी किया जाएगा, मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जाएगा, और हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं बांग्लादेश हुकूमत के साथ जबोन, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और मज़ीद इनमें बेहतरी आएगी हर सतह पर। बहुत शुक्रिया, जबोन मौजूद थे और साथ ही साथ डॉक्टर नवीद मुश्ताक, दोनों सहाफ़ी बांग्लादेश और ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि बांग्लादेश के इंतखाबात पर इस वक्त पूरे खत्ते की नज़रें जुड़ी हुई थी, वो चाइना हो, भारत हो या पाकिस्तान हो, कि आखिर हुकूमत किसकी बनेगी और बेहतरी जो है वो आवाम के लिए किस तरह से ला पाएंगे बांग्लादेश के अंदर। बिल्कुल, और साथ में एक बड़ी आजमाइश और एक दबाव, एक जिम्मेदारी इस नई बनने वाली हुकूमत के कंधों पर इसलिए ज़्यादा होगी कि वो यूथ जो कि शेख हसीना वाजिद के 2 दहाइयों पर मुहित रजीम को चेंज कर सकती है, करप्शन के बाजार गर्म होने की वजह से, बैरूनी मुदाखलत होने की वजह से, भारतीय तसल्लुत होने की वजह से, तो वो किसी भी हुकूमत को बदल सकती है, तो काम करके दिखाना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि तारिक रहमान ने जो वादे किए हैं वो उस पर अमल करेंगे और महरूमियाँ दूर हो सकेंगी, बेरोज़गारी दूर हो सकेगी और आवाम की मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काम किया जाए इंशाअल्लाह जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब 18 साल से कम उम्र बच्चे और बच्चियों की शादी के खिलाफ एक बड़ा तारीखी फैसला किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, इस पर बात करेंगे। नया ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत का एक अच्छा इकदाम, कम उम्र की शादी के खिलाफ एक और बड़ा तारीखी कदम उठाते हुए हुकूमत ने अब नया चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया है, जिसकी गवर्नर पंजाब ने बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी है। और चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 के तहत सूबे भर में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ, जबकि निकाह के वक्त जो दुल्हा और दुल्हन है दोनों की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कम उम्री की शादी अब काबिले जुर्म सजा करार दी जाएगी और इस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें पेरेंट्स शामिल हो, निकाह खां शामिल हो या
जिसके साथ किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे की शादी की जा रही है उसको 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जाएगी, जबकि कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले जो शख्स है उसको भी 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा पंजाब में 18 साल से कम उम्र की जो शादी है मजमूई तौर पर 7 साल कैद की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बेसिकली सूबा पंजाब के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया और अगर सूबे से बाहर ले जाकर बच्चों की शादी की जाती है तो भी 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। ये तो डिस्करेज करना था कम उम्र की शादियों को, क्योंकि बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। छोटे बच्चों को जब शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, बच्चियां बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होकर मौत के मुंह में चली जाती हैं। उनकी उम्रें अभी नापुख्ता होती हैं और उनको एक बड़े झंझट में डाल दिया जाता है। इसी तरह से लड़कों की भी शादियां हम देखते हैं कि बहुत ही छोटी उम्रों में कर दी जाती हैं। बच्चे और बच्चियों को एक ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है। इसी सब पर बात करेंगे, क्या ऑर्डिनेंस पास किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के अंदर मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, और जो लोग सज़ाओं से भुगत निकलने के लिए भी कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, उम्रें बढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी छोटे ही होते हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा। नसीर अहमद कंबो साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको कंबो साहब, और आप इसे जानेंगे। वैसे तो ये ऑर्डिनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा दीनी एक साइड है या फिर हमारे जो उलमा कराम हैं या फिर हमारे मुफ्ती हजरात हैं, वो इस पर बड़ा आवाज़ उठाते हैं, वावेला करने के लिए आ जाते हैं। वो ये तो नहीं जानते हैं कि उन बच्चे या बच्चियों के साथ कौन सी ज़्यादतियाँ होती हैं, किन मसाइल का शिकार हो जाते हैं, वो ज़िंदगी से जाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी अगर बच्चे पहले मेच्योरिटी लेवल पर पहुंच गए, 18 साल से पहले भी तो शादी हो सकती है। इसमें क्या उनको भी शामिल गुफ्तगू किया गया, उनसे भी सजेशंस ली गई, उन्हें भी इसके अंदर बिठाया गया? बेसिकली 3 महीने पहले भी इसी तरह चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 90 जो था 2025 जो है वो इस्लामाबाद की हद तक भी आया था, जिसमें इसी तरह का जो है वो 18 साल एज रखी गई थी दुल्हा और दुल्हन के लिए और सज़ाएं रखी गई थी। तो उसमें आपने देखा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो था स्टेटमेंट दी थी कि जी ये कानून जो है वो इस्लामी शार के मुनाफी है। अच्छा। तो उसमें फिर बड़ी जो है वो उलमा हजरात जो है उनकी तरफ से भी बड़ी बातें की गई। तो मैं समझता हूँ कि इस इशू पे पंजाब ने भी इसी तरह, सिंध में भी 18 साल एज है, इस्लामाबाद में भी 18 साल एज रख दी गई है, और पंजाब में भी आज से 2 साल पहले मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब है लाहौर हाई कोर्ट के जज, तो उनकी कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी, तो जहाँ पे ये सवाल उठाया गया था कि जो पहले वाला चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 है ना, उसकी डेफिनेशन क्लास 2A में बच्ची के लिए 16 साल की एज थी और बच्चे के लिए 18 साल थी। तो ये आर्गूमेंट किया गया था, ये आर्टिकल 25 जो है आईन पाकिस्तान का इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, उसके मुनाफी है, तो लिहाजा इन उम्रों को इक्वल किया जाए, 18 साल किया जाए। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी पंजाब गवर्नमेंट को कि इसमें एजेस जो हैं वो 18 साल करके जिस तरह सिंध में है कानून बनाया जाए। तो अब वो कानून का जो ड्राफ्ट था 2 साल पहले का बना हुआ था, तो अब उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो आइन का आर्टिकल 128 जो है वो इजाज़त देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नर जो है वो 3 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है। बेसिकली बच्चों की शादियां या लो उम्र की शादियां हमारे मुल्क में एक बड़ा अलमिया है। मैं यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमारे मुल्क में 1 करोड़ 90 लाख शादियां जो है वो 18 साल या उससे कम एज की बच्चियों की हो चुकी हैं, और जो एज 15 साल है वो भी फिगर कोई 4.6 बिलियन यानी 46 लाख के करीब है। और चाइल्ड मैरिज जो है इसमें आप देखें कि हर 6ठी बच्ची जो है उस रिपोर्ट में बताया गया था कि वो चाइल्ड मैरिज का शिकार होती है, और ये कोई 18% का फिगर बनता है। कंबो साहब, आपने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, कानून पहले भी था, अमल दरामद का बड़ा मसला है यहाँ पे। तो अब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए अमल दरामद किस कदर यकीनी हो पाएगा? दूसरी चीज़, उम्रों में छेड़छाड़ होती है, जिस छोटी उम्र की बच्ची या बच्चे की शादी करना मकसूद हो उसका रिकॉर्ड चेंज किया जाता है। तो अगर रिकॉर्ड में तजाद पाया जाता है सरकारी कागजात में या बच्चे के जो कवायफ हैं उसके अंदर, तो फिर किस बुनियाद पर फैसला होगा? देखें जी, आप देखें कि निकाह नामे में जो दुल्हा और दुल्हन के कवायफ हैं तो वहाँ शनाख्ती कार्ड का जो है वो कॉलम दिया गया है कि कोई भी निकाह जो है वो जब तक किसी बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता तो वो निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद बेफाम है, वो भी नादरा का जारी करदा डॉक्यूमेंट होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं। तो निकाह रजिस्ट्रार जो है सेक्शन 3 के तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत उसको पाबंद कर दिया गया है कि किसी भी चाइल्ड यानी जिसकी उम्र, बच्चा या बच्ची की उम्र 18 साल से कम है, निकाह रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार जो है ऐसी शादी को रजिस्टर्ड करेगा तो उसके लिए इस कानून में 1 साल सज़ा और जो है वो 1 लाख रुपया जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ
बताई गई हैं। और इस कानून में ये भी बताया गया है कि जो दुल्हा है वो जो है वो 18 साल से ज़्यादा एज का है, लेकिन बच्ची 18 साल से कम एज की है तो वो भी चाइल्ड मैरिज के तहत वो ऑफेंस करेगा और उसको भी 3 साल सज़ा, मिनिमम 2 साल सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना जो है कहा जा सकता है। अब कोई दुल्हा जो 18 साल से कम है, यहाँ तक कि बच्चा या बच्ची दोनों में से एक 18 साल का है, एक 18 साल से कम का है, जो 18 साल से ज़्यादा का है वो उससे शादी करता है तो वो चाइल्ड मैरिज में आएगी और उसको चाइल्ड अब्यूज़ कहा गया है कि किसी बच्चे या बच्ची की शादी जिसकी एज 18 साल से कम है और फिर वो शादी करवा के उसको कोहैबिटेशन के लिए किसी भी तरीके से। सब ये तो रजिस्टर्ड है, जिनकी उम्रें रजिस्टर्ड हैं, जिनके बेफॉर्म बन चुके हैं या फिर उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। कुछ तो छेड़खानियां भी की जाती हैं बच्चों के, जिन्होंने बच्चियां इस तरह से शादियां करवानी होती है वो तो रिकॉर्ड ही नहीं बनने देते हैं, तो उनका क्या तरीकाकार उनके लिए होगा। और दूसरा, अगर सरकारी रिकॉर्ड में छेड़खानियां करवाई जाती हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये बच्चा देखने में छोटा लग रहा है लेकिन उम्र उसकी 18-19 साल हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एज जब किसी का शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है तो उसके फैमिली ट्री, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बेफार्म्स, ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो है वो सारी चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, अब सबसे चीज़ स्टार्ट होती है वो बर्थ सर्टिफिकेट से होती है कि लोग उनको पीछे करवा लेते हैं, लोग कोशिश भी करते हैं अदालतों में जाके, अगर किसी ने करना होता है तो वो कहता है जी मेरे इस डॉक्यूमेंट में इतनी है, मेरे इस डॉक्यूमेंट में इतनी है। लेकिन अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं कि कोई डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की है तो वो चीटिंग है। चीटिंग इटसेल्फ एक ऑफेंस है। बेसिकली हमें बतौर माशरा लाजमी नहीं है कि हमने सजा लेके ही कोई गलत काम से रुकना है। 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची की शादी करवाना जुर्म डिक्लेयर करने का मकसद ये है कि जब आप किसी बच्चे या बच्ची की शादी 18 साल से कम उम्र में कराते हैं तो आइन के बुनियादी आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन और आर्टिकल 25A जो है वो एजुकेशन, हर शहरी का बच्चे का फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 35 हमारे आइन का कहता है कि फैमिली, माँ, बच्चा और मैरिज की प्रोटेक्शन रियासत की जिम्मेदारी है। तो अब इन सारी चीज़ों को बच्चों को या बच्चियों को चाइल्ड मैरिज से बचाना, देखिए जो मादी के केसेस पे भी कंबो साहब इसका इतलाक होगा। किसका जी? नए ऑर्डिनेंस का। नए ऑर्डिनेंस का इतलाक जो है वो जिस दिन से ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उस दिन से होगा। पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो था 1929 था, उसकी बच्ची की उम्र थी 16 साल और बच्चे की उम्र थी 18 साल। अब ये ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। आज के बाद जो 18 साल से कम उम्र या बच्चे या बच्ची की शादी करेगा, करवाएगा, यहाँ तक इस कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर कोई कोशिश करता है कि बच्चे या बच्ची को इधर पंजाब से ले जाके उस सूबे में जहाँ पे ये 18 साल एज नहीं है वहाँ पे जाके शादी करवाए, उसको पता है कि वहाँ कदगर है, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएगा और उसकी सज़ा 7 साल है। चाइल्ड अब्यूज़ यानी कि किसी बच्चे या बच्ची की शादी करवा के उनको मियाँ बीवी, उनकी कोहैबिटेशन को जो प्रोटेक्ट करेगा, या वो दुल्हा है या कोई गवाहान है या फैमिली है या पेरेंट्स हैं, तो उसकी 7 साल सज़ा और 1 मिलियन तक जुर्माना है। अच्छा कमर साहब, अब 2 चीज़ें हैं। एक तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल से किसी किस्म का अब की बार तसादुम तो होने की गुंजाइश नहीं है, और दूसरा, क्या पंजाब असेंबली से भी इसको मंजूरी के बाद ही इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा? अगर मंजूर नहीं होता तो क्या? देखिए जी, ऑर्डिनेंस आइन का आर्टिकल 128A जो है ना, वो गवर्नमेंट को इख्तियार देता है कि जब असेंबली इन सेशन ना हो और कोई अर्जेंट नौयत का मामला हो तो उस पर ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो कानून साजी की जा सकती है। और इसकी उम्र 90 दिन होती है और 90 दिन के अंदर अंदर इसको फ्लोर ऑफ द असेंबली जो है वहाँ से उसको पास करवाना ज़रूरी होता है। तो अब ये ऑर्डिनेंस 90 दिन की इसकी उम्र है और अब ये 90 दिन जो है वो असेंबली में पेश करवा के इसको एक्ट बना के पास करना। और नो डाउट गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया है तो गवर्नमेंट इसको 90 दिन में कानून थैंक यू सो मच। कंबो साहब हमारे साथ मौजूद थे, नसीम अहमद कंबो। और कम उम्र की शादी अब जुर्म होगी, नया ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, पहले से ज़्यादा सख्त कानून है। जो इसमें मुलविस पाया गया उसको माली और कैद के सख्त जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ग्लोबल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप से आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहीं पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे ग्लोबल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 3 तलाई तमगे अपने नाम कर लिए हैं, जिस पर पूरी कौम फख्र महसूस कर रही है। और इस आलमी इवेंट में दुनिया भर से 200 से ज़ायद तनसाजों ने शिरकत की है।
बिल्कुल, और ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया हर बार की तरह। इस बार भी हमारे जो बॉडी बिल्डर्स थे, जो तनसाज थे, वो छा गए हैं और उन्हीं में से इरफान उल्लाह पावर लिफ्टर गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद भी हैं। इरफान भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनली और फिर धाक बिठाई जाती है। दुनिया भर की बेहतरीन पावर लिफ्टर्स मौजूद थे, लेकिन आपने उन पर सबकत हासिल की और न सिर्फ ये बताया कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी बुलंद किया है। कैसा मुकाबला रहा, कितनी सख्त थी इसकी तैयारी, और फिर उसके बाद जब आप जीते तो उस वक्त तासुरात क्या थे? सर, पिछले तकरीबन 6 महीने से मैं तैयारी में था इस इवेंट के लिए और काफ़ी सख्त मेहनत करी है जिम में, और डाइट प्लान बहुत सख्त था। मेरे जो कोच थे उन लोगों ने काफ़ी मेरी मदद की काम में, और जब खेल लिया तो कंपटीशन जब हो रहा था तो उस वक्त भी मुझे अंदाजा था, क्योंकि अब्रॉड से काफ़ी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट अच्छा, कर रही थी। इरफान भाई, कितने लोग थे स्टेज पर, किन किन ममालिक के थे? और एक फील आ जाती है ना कि ये मुझे टफ टाइम देने लगा है, तो वो कौन से मुल्क का कंटेस्टेंट था जिसको देख के आपको लगा कि यार इसके साथ सख्त मुकाबला होगा, लेकिन जब जजेस ने आपके हक में फैसला दिया तो फिर फीलिंग्स कैसी थी, कितनी खुशी थी इसकी? सर, मैं हंगरी के भी लोग थे और पोलैंड वगैरह के भी थे, सऊदी अरब से लोग आए हुए थे, नेपाल से भी थे और फिलीपीन से भी थे। तो अब जो टफ टाइम मिला वो हंगरी के लोगों से मिला, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर उनका एनवायरनमेंट, उनका जो कल्चर है वो जबरदस्त। ताकत अच्छा देता है। इरफान, 52 साल हैं आप, 52 साल आपकी उम्र हो गई है। कुछ ही रोज़ पहले मरियम साहिबा भी कहती हैं 52 साल में तो पाकिस्तान के अंदर लोग सही से चल नहीं पाते। आप अभी भी तनसाजी के मुकाबले जीत रहे हैं और अपने आप को मनवा रहे हैं। डाइट आप बात करें, डाइट बड़ी सख्त किस्म की आप लेते हैं, क्या कुछ डाइट में लेते हैं कि 52 साल की उम्र में भी इतना स्मार्ट और इतना फिट नज़र आते हैं आप? असल में स्पाइसेस बंद है, अरे वाह, रोटी बंद है। रोटी भी बंद है, स्पाइसेस भी बंद है, तो किस चीज़ पर जीते हैं फिर आप? फिर जुबान को, पेट को किस तरह से कायल करते हैं, समझाते हैं। हम पाकिस्तानी तो वैसे ही बड़े फूड लवर्स हैं, टेस्ट के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये कब से ये प्रैक्टिस चल रही है? असल में जब मुल्क की बात आ जाती है ना, जब ये सोच लेता है यार कुछ करके दिखाना है मुल्क के लिए, तो उस हिसाब से मैं तकरीबन पिछले 8 महीने से जो है रोटी मैंने मुंह पे नहीं रखी है अपने, और काफी सारी चीजें मेरी बॉयल थी। मैं चिकन बॉयल ले रहा था, फिश बॉयल ले रहा था, जिसमें नमक, मिर्च, अदरक, किसी कोई स्पाइस नहीं था। और जब मैं उसको खाने के लिए बैठता, पानी का गिलास साथ रखता था, तो पानी पीता जाता था और उसको उटकता जाता था, यानी हलक से उतारता जाता था। तो एक लंबी शक्कत है इस अचीवमेंट के पीछे, और अल्लाह का बड़ा एहसान। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इरफान, इसके अलावा आप क्या कुछ कर लेते हैं, क्या हॉबीज हैं इसके अलावा आपकी? एक्चुअली मैं प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। HVAC मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है। यहाँ पर एक डॉलमेन मॉल कराची में जो हूँ मैं एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूँ। शुक्र है सब ठीक ठाक है, मुझे शौक कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया भी। लास्टली वजारत खेल का रिस्पांस क्या था? उनकी तरफ से राब्ता हुआ, शाबाश दी, बकअप दिया, मैसेज क्या देना चाहेंगे? और अगर कोई शिकवा है तो वो भी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से आप। बस शिकवा तो नहीं, बस यही है कि हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि इस प्रोफेशन को भी थोड़ा सा मोटिवेट करें, बैकअप करें फाइनेंशियली, क्योंकि असल में ये गेम है ना सर, इसमें जो है ना पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप अचीव नहीं कर सकते कुछ भी। तो इस एंड से मैं थोड़ा सा ये महंगा शौक है, आप सही कह रहे हैं कि इस पे अच्छा खासा खर्चा होता है, ये महंगा शौक है। और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से
जम के मेहनत करते रहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। वजारत खेल को चाहे वो सिंध की हो, पंजाब की हो या पूरे पाकिस्तान की हो, तवज्जो देनी होगी इन तमाम पाकिस्तान के बेटों पर, बेटियों पर जो अपने बलबूते पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल्स लेकर आ रहे हैं। उन्हें आपकी थपकी की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट होगी तो इससे कई ज़्यादा उनकी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है। बहुत शुक्रिया। इरफान उल्ला हमारे साथ मौजूद है, पावर लिफ्टर, गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं जुनेद दावा दूंगी कि आप तनसाजी के मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो आप स्पाइसेस छोड़ सकते हैं, ना ये ही आपने आप वैसे बहुत रोटी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ना कि इसके साथ करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिटनेस के लिए तो कोशिश करनी चाहिए ना। बिल्कुल, फिटनेस, खूबसूरती के लिए तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए तो करना चाहिए ना फिटनेस का ख्याल। जबरदस्त। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हर साल 13 फरवरी को यानी कि आज के दिन आलमी रेडियो डे मनाया जाता है। तो आज भी आलमी रेडियो डे मनाया जाता है और ये दिन हमें उस सहर अंगेज मैडम की याद दिलाता है जिसने टेलीविजन और इंटरनेट के दौर में भी हमें बिल्कुल। अच्छा, हमने उस वक्त जो गाने चला करते थे वो रेडियो पर ही सुने हैं और रेडियो पर ना सिर्फ हमने बल्कि मैडम नूरजहां के गाने फौजियों ने बहुत सुने हैं जो कि सरहद के ऊपर सुने जाते थे। बिल्कुल। और अच्छा, आपको याद है कि एंटीना होता था और उसको सिग्नल बेहतर करने के लिए फिर मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता था। मैंने बहरहाल वो रेडियो का दौर देखा है, मुझे बहुत बचपन में याद है। उसके बाद फिर टीवी का दौर आ गया, टीवी के बाद फिर एलसीडीज़ का और एलईडी का, वीसीआर का, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हर इंसान के हाथ में इस वक्त टीवी भी मौजूद है, रेडियो भी मौजूद है। अच्छा, रेडियो का इतना तो नहीं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी का याद है। लेकिन रेडियो मैं आज भी यूज़ करती हूँ। जब भी गाड़ी में बैठती हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं रेडियो से मुंसलिक, वो बहुत अच्छे प्रोग्राम, बहुत अच्छी नशरियात चला रहे होते हैं जिनको सुनकर आपको बहुत सारा गेन होता है और आपका दिल भी खुश हो जाता है कि हमारा आज भी रेडियो उसी तरह से काम कर रहा है। और साथ ही साथ बहुत अच्छा म्यूज़िक भी आपको सुनने को मिलता है, तो आपकी ड्राइव के दौरान आपको एक अच्छा म्यूजिक का तड़का मिलता रहता है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से किस तरह से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, बचा कैसे जा सकता है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद से विदास। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और एक ऐसा मामला जो कि आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, वो है ऑनलाइन दुनिया में होने वाला फ्रॉड। जहां कारोबार और रोज़गार के बेशुमार मौके पैदा हो रहे हैं, वहीं फ्रॉड के खतरात भी कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी हर साल 9 अरब डॉलर से ज़ायद के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल। जी हाँ, जो मुल्क की कुल जीडीपी का तकरीबन 2.5% हिस्सा बनता है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स और मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही फ्रॉड के तरीके भी जदीद और पेचीदा हो चुके हैं जिनको हम आम फहम ज़बान में समझ भी नहीं पाते हैं। और जो फ्रॉड करने वाले हैं वो नए नए हरबे आजमाते हैं, जो कि हरबे आजमाए जाते हैं हम आम शहरियों पर, आम जो सारिफीन हैं उन पर। तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद शहबाज सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। शो कहेंगे आपको शहबाज साहब, आप इसे जानेंगे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ फ्रॉड होता है। कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि जहाँ से हम चीज़ या प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल पेज है भी या नहीं, या वो वेबसाइट सही है या नहीं है। इसको किस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं, किस तरह से हमें पता चल सकता है और फिर फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ दिखाई जाती है, आपको रिसीव कुछ और होता है। ई कॉमर्स एक, आप समझते हैं ये एक बहुत बड़ा स्कैम इसके अंदर होते हैं और जेन्युइन होते हैं। और असल में होता ये है कि लोग अपना एक पेज बनाते हैं फेसबुक पे, एक ऐड चलाते हैं, आपके मोबाइल पे एक ऐप शो होती है और वो उसमें प्रमोशन देते हैं, आपको कोई लालच भी देते हैं आप लोगों को। आप क्लिक करते हैं, आप उसके जाके पे कर देते हैं पेज पे। अब वेबसाइट भी होती है, वो भी यहाँ तो रजिस्टर नहीं होती, वो भी ऑनलाइन रजिस्टर होती है और पेमेंट भी जो होती है वो भी ऑनलाइन ही होती है। आप अपने कार्ड को यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको पता ही नहीं होता कि ये कंपनी कितनी पुरानी है, कोई रिसर्च वक्त तो कोई करता ही नहीं है। और इस तरह से क्या होता है, जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर अक्सर और बेशतर वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है कार्ड की वो दे देते हैं और जिससे कि वो पेमेंट चार्ज हो जाती है, वो बार बार भी चार्ज हो सकती है। फिर आपको मजबूरी हो जाती है कि अपना कार्ड ब्लॉक करवाते हैं और नया कार्ड इशू करवाते हैं और उसमें भी आपको 1-2 महीना लग जाता है जी। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी आप लोग करते हैं, मेरा ख्याल ये है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। ऑफकोर्स आपको कोई भी शॉपिंग करते हैं उसकी आपको ज़रूर सर्च करनी चाहिए पहले कि ये पेज ठीक है, इसके बारे में रिव्यू कैसे हैं, रिसर्च ये कितनी देर से काम कर रहे हैं, इनके बारे में लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं। आप रिव्यूज़ भी तो फेक आ जाते हैं शहबाज। बिल्कुल आते हैं, लेकिन अगर एक कंपनी है और पिछले 1 साल से 2 साल से 4 साल से काम, आप दराज पे आपके साथ स्कैम होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी दरमियान में है।
अगर कोई और किसी वेबसाइट से जाकर आप डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन जब दराज से करते हैं आप उसके कंप्लाइंट सेल में मेल उनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, और फिर वो कंपनी को कहती है हम आपका स्टोर बंद कर देंगे अगर आप लोगों ने दोबारा किसी के साथ स्कैम किया। तो ऑथेंटिक वेबसाइटें जितनी भी होती हैं जो वैलिड है, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ये तो छोटी सेल होती है, एक एक प्रोडक्ट, थोड़े से पैसे हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं है। हम जो बात करते हैं, हम लोग अली बाबा के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें मिलियंस की ट्रांजैक्शंस होती है, बड़ी ट्रांजैक्शंस जिसको होलसेल बिजनेस कहते हैं। तो उसके अंदर भी ऐसे मुश्किलात होती हैं। अच्छा, उसके अंदर भी फ्रॉड हो जाते हैं? वो बहुत कुछ होता है, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी दरमियान में होती है। alibaba.com क्या करता है, आप देखिए पूरी दुनिया की 7 बिलियन से ज़्यादा की उसकी ट्रांजैक्शंस हैं अलीबाबा पे, जो कि कितनी बड़ी अमाउंट्स हैं ये। तो अगर वो इतना ज़्यादा होता है तो उसका मतलब ये है कि उनके पास एक सिस्टम होता है जिससे, क्योंकि जो भी बायर उस पर रजिस्टर हो रहा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। इसी तरह जितने भी सेलर हैं जो ख़ास तौर पे जो बेचने वाले हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो बड़े आर्डर्स में करते हैं, कंटेनर्स में करते हैं, तो अगर उनकी पेमेंट उनको आ रही है और अगर थ्रू अलीबाबा चैनल आती है तो फिर क्या होता है कि वो पेमेंट सेव हो जाती है, उसको ओन भी करते हैं। अच्छा, उम्मीद तौर पे क्वेरीज आपके पास डिफरेंट आती होंगी शहबाज साहब, क्या गलतियां करते हैं आम यूज़र और जिसका कुछ ज़्यादा डिटेल में रिसर्च ना हो, उनसे क्या गलतियां हो जाती हैं जो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं? पहली जो बात है कि वो रिसर्च वर्क नहीं करते कि अथेंटिक कंपनी है या नहीं है, इसकी वेबसाइट अथेंटिक है, कब से है, क्योंकि आम लोग तो नहीं ये रिसर्च करेंगे। आजकल आसान है, ChatGPT पे जाएं, डालें, कंपनी के बारे में रिसर्च करें, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसको बायोडाटा ChatGPT से पता यस, आप किसी भी कंपनी का देंगे, उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक होंगे, रिव्यूज़ होंगे, वो सारा कुछ आपको निकाल के बता देगा कब से है। तो आप जब भी करें, आसान तरीन तरीका यही है कि उसके बारे में ऑलरेडी कर लें। अच्छा, एक तो आपने बता दिया पेमेंट का मसला कि पेमेंट के अंदर किस तरह से फ्रॉड होते हैं, जब हम अपने बगैर रिसर्च के अपनी अकाउंट की डिटेल्स दे देते हैं, कार्ड्स की डिटेल दे देते हैं, तो हमारी अमाउंट या तो पर मंथ के हिसाब से एवरी मंथ वो चार्ज होना शुरू हो जाती है, या फिर वैसे ही उनके पास डाटा चला जाता है जो कि गलत इस्तेमाल में आ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये भी है कि हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, वो हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलती है जो कि प्रोडक्ट हमने मंगवाई होती है, जो पिक्चर्स में हमने देखी होती है, क्वालिटी वो नहीं होती है। इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो असल पिक्चर शो हो रही होती है और जब आपके पास प्रोडक्ट आती है तो वो 2 नंबर या 3rd क्लास किस्म की, या वो कॉपी से भी कोई अगली चीज़ निकल आती है। तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में आपको चाहिए, जब किसी वेबसाइट से बाइंग करते हैं उसकी कंप्लायंस को पढ़ना चाहिए, रिटर्न पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, और उसका एक प्रिंट स्क्रीन भी ले लेना कि आप केस भी कर सकते हैं, बहुत कुछ ऑनलाइन देखें ना, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन अथेंटिक वेबसाइट से करना चाहिए जो कि वैलिड, जैसे मैंने अभी दराज बताया, और भी कई स्टोर बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर, ये पाकिस्तान के अंदर है। हम क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस को डील करते हैं, सच्ची बात है, हम लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट जितनी हैं इनको एक्सपोर्ट पे करते हैं, इंटरनेशनल सेलिंग पे, और उसमें होलसेल पे ख़ास तौर पे, ना कि रिटेल पे। होलसेल में क्या होता है कि आपको एक कस्टमर मिल जाता है, एक बायर मिल जाता है जो कि आगे से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो रिटेलर हो सकता है कि उसकी आगे से ज़्यादा शॉप्स हैं, या उसका डिफरेंट उसके स्टोर्स हो सकते हैं। तो एक कस्टमर अगर आपको बाहर मिल जाता है तो वो आपसे बल्क में परचेज़ करता है, और जब वो बल्क में परचेज़ करता है तो एक अच्छा वो उसका भी बिज़नेस मैच्योर होता है, इधर जो बंदा बैठा है वही मैच्योर बिजनेसमैन ही होता है। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिनको हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, और जिसमें आपकी टेक्सटाइल की जितनी आइटम्स हैं ये सारी बहुत अच्छी मार्केट है, पूरी दुनिया में डिमांड भी बहुत अच्छी है। ये आप कह लें कि मिनरल्स हैं जो जैसे हिमालयन सॉल्ट है, इसके अलावा आपकी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आपकी ये आपकी लेदर की डिफरेंट जो है स्पोर्ट्स गुड हैं, फुटबॉल्स हमारे वर्ल्ड कप में यूज़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड कप अच्छा, हमारा ही जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे बहुत सी ऐसी सनतें हैं, हमारी ज़रूरी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फ्रूट्स, ये सारे जिसकी आप भी तस्करा कर रहे हैं। अच्छा, अगर खुदा ना खासा फ्रॉड हो गया है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली किसी और पाकिस्तान से बाहर किसी के साथ आपने मामला किया, ख़रीदारी की, फ्रॉड हो गया, तो अब क्लेम करने का तरीका क्या हो सकता है? रिकवरी के कोई चांसेस होते हैं या आपकी रकम वो डूब गई? कंज्यूमर कोर्ट्स हैं या साइबर क्राइम विंग्स हैं, किससे रब्ता किया जाए? लोगों को पता भी नहीं होता ना कि अगर फ्रॉड हो गया तो किससे रब्ता किया जाए रिकवरी के लिए? बहुत सिंपल है, याद रखिए, अगर आपकी कार्ड की पेमेंट यूज़ होती है तो तकरीबन 6 मंथ तक आप रिटर्न का आप कर सकते हैं। बैंक से या किससे? नहीं, बैंक से ही करेंगे ना। आपने जिस बैंक का कार्ड यूज़ किया, आप फ़ौरन उसी टाइम पे अगर कॉल कर लेते हैं, वो पेमेंट वापस आपको दिलवा दे। उसमें थर्ड पार्टी जो उसका हम कहते हैं मर्चेंट होता है, जो थर्ड पार्टी, तो ऑनलाइन बैंक जिसको कहते हैं,
वो बैंक क्या करता है, आप जब भी अपने बैंक को कॉल करते हैं उनसे रब्ता करते हैं, ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये मिस यूज़ हुई है, आप ये पेमेंट वापस करें, तो वो बंदा क्या करते हैं, उसको रिफंड में डाल देते हैं, रिटर्न में डालते हैं कि ये वापस जाएगी पेमेंट, और वो पेमेंट वापस हो जाती है। लेकिन अगर आप कॉल ही नहीं करते अपनी हेल्पलाइन पे, तो फिर क्या होता है, अभी आजकल आप वो बैंक अपनी जेब से देगा या नहीं, बैंक जिसने वो फ्रॉड से किया रिवर्स है करवाएगा। उससे रिकवर करेगा? उससे रिकवर कैसे कर सकता है? वो तो ट्रैप था, उसने तो उस अकाउंट को या तो कहीं और कन्वर्ट कर लिया होगा उस अमाउंट को, या फिर वो राब्ता ही नहीं करेगा, तो फिर उसको ट्रेस आउट कैसे करेगा ये? जिस बंदे ने वो अकाउंट का ऑनलाइन यूज़ किया है जी तो उसने भी तो कोई पार्टी यूज़ की है ना, किसी के अंदर उसका अकाउंट होता है। जी जब यहाँ से उसने भी तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करके ही वो अकाउंट बनाया था, जैसे आप अपना अकाउंट बनाते हैं जी तो आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो भी करता है। तो मसला ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि यार ये पेमेंट वापस भी आ सकती है। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जाते हैं किसी भी स्टोर पे, आप जाके वहाँ पे अपना कार्ड स्वैप करते हैं, वो आपसे पेमेंट चार्ज कर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि कई दफ़ा मैसेज फ़ौरन आ जाता है, कई दफ़ा लेट आता है। ओके, आपको पता भी नहीं होता कि वो कई दफ़ा कितनी पेमेंट, आपको मस्ट भी वो मैसेज रिसीव करना चाहिए और उसको देखना चाहिए वाकई मुझे इतनी अमाउंट चार्ज। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कई दफ़ा वो कार्ड स्वैप करते हैं और ट्रांजैक्शन जो होती है ना वो हो जाती है, मैसेज नहीं आया, आपको वेरीफाई करना चाहिए। अच्छा, मैं ये खुद क्योंकि कॉल फेस करके कर वेरीफाई चुकी कर हूँ, सकते हैं। मैं खुद ये फेस कर चुकी हूँ शहबाज साहब, और मैं रिवर्स भी करवा चुकी हूँ बैंक से, तो इसलिए मैं इसको बड़े अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, B2B, B2C ये टर्म ई कॉमर्स के अंदर बहुत इस्तेमाल हो रही है, इसका मकसद थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। मतलब B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कोई भी प्रोडक्ट है जो होलसेल में आप इकट्ठी बाय कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हैं, कोई भी प्रोडक्ट है तो आप पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, तो कोई उसका वहाँ पे बड़ा इंपोर्टर बैठा हुआ है जो कि उसको परचेज बल्क में करता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन वो करता है, लोगों को सेल आउट। तो ये होता है B2B बिजनेस, बड़े बिजनेस लेवल पे। और दूसरा बिजनेस B2C, ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड यूजर, जिसको रिटेल, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एक एक प्रोडक्ट। इसमें कॉम्प्लिकेशन, जिम्मेदारी ज़्यादा है, ज़रा हैसल ज़्यादा है, इसमें तो एक एक को आप मुनाफा भी ज़्यादा है। मुनाफा भी नहीं, मुनाफा ज़्यादा जो है वो B2B आपका B2B में। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह क्योंकि एक कस्टमर मिलता है, वो आपसे कहता है मुझे इसका कंटेनर दे दो, एक मुझे 10,000 आइटम चाहिए, 1 लाख आइटम चाहिए। तो और अगर थोड़ा भी लास्टली शॉर्टली कितने सरमाए के साथ आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं ई कॉमर्स का? ई कॉमर्स का कारोबार हम लोग ये 2.5 लाख से शुरू करवाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम से कम 2.5 लाख होना चाहिए। कम से कम 2.5 लाख। ठीक है। Alibaba.com। और शहबाज साहब से आप रब्ता करें, ये सारी एक्सपर्टीज फ्रॉड से कैसे बचना है वो भी आपको तरीका बताएंगे। Thank you so much। 2 दिन की हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं। अरे वाह, जस्ट, और आप हमारे पास हैं, फ्री ट्रेनिंग है। बिल्कुल आप जबरदस्त। बताएं थैंक कि यू सो कैसे मच। हम उम्मीद करते हैं कि इसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रॉड से कैसे बचना है, किन चीज़ों को अपने मदद में रखना है और किस तरह से उन फ्रॉडियों को पकड़ना है, उसका तरीका भी उन्होंने बता दिया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज सदीक साहब। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और भी बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया एक सनसनीखेज मुकाबले की गवाह बनने जा रही है, क्योंकि नज़रें जमी हैं, दिल धड़क रहे हैं और करोड़ों शायकीन की सांसें इतवार के दिन से बंधी हुई हैं। और हमेशा ही ऐसे होता है, कभी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी दिल की धड़कन का तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रख पा रहे होते हम विशाल, लोग। जो अभी हालिया रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ है, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो या फिर जंग के मैदान में हो, जज्बात और जो एहसासात हैं वो बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। लेकिन बहरहाल मुकाबला तो मुकाबला है, किसी एक टीम को जीतना होगा, जो अच्छा खेल पेश करेगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो अवेलेबल वसाइल हैं, जो टीम कॉम्बिनेशन है, प्लेइंग 11 है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आरा हम शामिल करते रहते हैं। उन्हीं में से सैयद याया हुसैनी एक नुमाया नाम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे याया भाई पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। बहुत ही बड़ा है, धड़कनें तेज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वैसे भी ये जो खित्ता है इसके अंदर जज्बातियत बहुत ज़्यादा नुमाया होती है। तो क्या करना होगा, जज्बात हावी ना हो जाएं, जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उसका बेस्ट यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हमने अभी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस तरह से हम फाइनली एक बड़े डिसीजन के बाद मैच तो खेलने जा रहे हैं, लेकिन अब इज्जत का मामला भी जुड़ गया है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और कबल इसके कि मैं कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करूं, कबल इसके कि पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ पर मैं बात करूं, कबल इसके कि
पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले इस ICC T20 वर्ल्ड कप के मैच का मवाजना करूं, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बात दरअसल ये है कि लाहौर के बारे में कहते हैं कि जिंदा दिलों का शहर है। लाहौर के बारे में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। और फिर खाबों के बड़े शौकीन होते हैं लाहौरी। तो मिठाइयाँ भी बड़ी आपके पास यूनिक किस्म की हैं। तो ऑर्डर कर दें विशाल को, और आपको मैं कहूँगा कि 15 तारीख को आपको अच्छी खबर मिलेगी। और आपके मुंह में घी शक्कर इस बात पे। आपके मुंह में घी शक्कर, और आपके लिए भी मिठाइयाँ खुली आम। आप आए तो सही, और हम यहाँ बैठ के मैच देखेंगे अगर ऐसी खुशखबरी आपके पास मौजूद है। और हर नौ इकसाम की मिठाइयाँ, खाबे, सब कुछ यहाँ पर होगा। अगर पाकिस्तान टीम माशाल्लाह माशाल्लाह के जिस तरह से आप भी कह रहे हैं जीत जाती है, तो हमारी खुशी का कोई वो ठिकाना नहीं होगा। कोई शक ही नहीं है इसमें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक आपकी इनर फीलिंग होती है, और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का माहौल बना हुआ है, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन है, लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं। और जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इज्जत का मामला है, देखिए एक चीज तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है। दोनों टीमें जीत नहीं सकती। इस टूर्नामेंट में अब से चंद दिन पहले एक मैच हुआ जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का। आई थिंक मैच ऑफ द टूर्नामेंट था कि 2 मरतबा वो मैच सुपर ओवर में किया। तो पाकिस्तान और भारत के मैच में मुझे नहीं लगता कि मैच सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो सुपर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तगड़ी दिखाई दे रही है। और भारत के लिए एक बुरी खबर है, अभिषेक शर्मा जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा बैंक कर रहे थे, उनके हवाले से इत्तलाती हैं कि माइट बी पॉसिबल कि वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो है वो बेंच पे, वो अनफिट है। अच्छा, ये तो दोनों एक बड़ी खबरें आपने दे दी, लेकिन एक और भी खदशा मौजूद है बारिश की सूरत में। फोरकास्ट है बारिश की, कहीं बारिश तो रंग में भंग नहीं डालने जा रही? देखिए, अब आप कुदरत के निजाम से तो लड़ नहीं सकते, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जब बारिश होगी तो पानी भी आएगा। तो बारिश होगी तो पानी भी बरसेगा। लेकिन उसका फायदा या नुकसान किसको ज्यादा कम हो सकता है अभी तक का जो पॉइंट टेबल पे नंबर्स हैं उसके मुताबिक, याया भाई? देखिए, अगर बारिश हुई और मैच नहीं हुआ, जिसके बहुत कम इम्कान हैं, मैच तो होगा। अच्छा। और मैच होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें टॉस की अहमियत कितनी होगी? ये हाई वोल्टेज टाकरा है तो इसके अंदर टॉस की भी बड़ी अहमियत है। फिर पिच की कंडीशन कैसी होगी? अगर टॉस जीते हैं तो हमें क्या पहले चूज करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, पाकिस्तान ने भी इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं और भारत की टीम ने भी इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं। और दोनों ही टीमों ने एक मैच में पहले बैटिंग की है, एक मैच में बाद में बैटिंग की है, एक मरतबा टारगेट चेस किया है और एक मरतबा टारगेट चेस होने नहीं किया। पाकिस्तान टीम के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को एडवांटेज है कि पाकिस्तान की टीम कोलंबो में पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान टीम जो है वो 2 मैच खेल चुकी है, लेकिन वो सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पे था। ये मैच प्रेमदासा में है। और भारत की टीम जो है वो सिर्फ एक मैच खेलने के लिए इंडिया से ट्रैवल करके अब से थोड़ी देर पहले जो है वो श्रीलंका पहुंची है। तो बात बहुत सीधी सी है कि आपको याद होगा लास्ट ईयर भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई तो वो दुबई में मौजूद थे, सारे मैच उन्होंने दुबई में खेले। और बहुत सारे लोगों ने ये तनकीद की कि जी इनको एक कंफर्ट जोन में रखा गया, एक ही किस्म का माहौल मिला, एक ही होटल में थे, एक ही मैदान पे खेल रहे थे। अब पाकिस्तान के बारे में भी यही कह रहे हैं कि जी श्रीलंका में मौजूद है, श्रीलंका में इनके सारे मैचेस हैं। तो कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। और कल जो मैच नामीबिया और इंडिया के दरमियान हुआ है, वहां पर इंतजामात के ऊपर नामीबिया के कैप्टन जो हैं उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जी हमारी टीम को रात में प्रैक्टिस का मौका फराहम नहीं किया गया, जबकि 2 बार भारत की टीम ने नाइट में प्रैक्टिस की है। तो एक तरफ ये टूर्नामेंट है और दूसरी तरफ जो है वो ये सवालात भी मौजूद हैं। लेकिन जहां तक रही पाकिस्तान और भारत के मैच की बात, तो इस वक्त जो एक लम्हे पर ये मैच होता दिखाई दे नहीं रहा था, बाइकआउट की बात हो रही थी। लेकिन अब मैं ये इज्जत रुसवाई ये बात तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये बात जरूर करूंगा कि इस वक्त कौन डोमिनेट कर रहा है, हवा किसके हक में चल रही है। तो वाज़ेह तौर पर वो नजर आ रहा है कि
पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ठीक है, ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है, इतनी ही हमारे हक में चीज़ें होना। लेकिन जिस तरह से अगर प्लेयर्स की बात कर ली जाए, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस पे बात कर ली जाए, बाबर आजम को अपनी हिकमत अमली क्या रखनी होगी? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तजुर्बाकार बहुत ज़्यादा हैं। फ़हीम अशरफ के हवाले से क्या मशवरा देंगे? शाहिन शाह पावर प्ले के अंदर परखच्चे आ पाएंगे भारतीय बैटिंग लाइन के, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनसे घबराती है भारतीय बैटिंग लाइन। लेकिन स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? जो अभी तक हम देख रहे हैं स्पिनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, सांस ले लें, एक सांस में आपने इतने सारे सवालात मुझसे कर लिए हैं। देखिए, बाबर आजम की जहां तक बात है कि बाबर आजम इस टीम के साथ हैं, अच्छी बात यह है कि उनके बल्ले पर बॉल लग रहा है और वो रन्स कर रहे हैं। लेकिन हर दिन जैसे क्रिकेट में नया होता है, हर मैच नया होता है, प्रेशर उनके ऊपर होगा, लेकिन वो थोड़ा सुख का सांस लेंगे कि आज के मैच के लिए वो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। इफ एंड बट उनके ऊपर नहीं है। स्पिन बॉलिंग की अगर आप बात करते हैं तो हर हीरा मौजूद है जो नगीने में लगाने के लिए, फिट करने के लिए तैयार है। मिस्ट्री स्पिनर अबरार हैं, सीक्रेट वेपन उस्मान तारिक हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास नवाज हैं, लेग स्पिनर शादाब खान है, आपके पास स्पिन बॉलिंग की वैरायटी को इनहैंस करने के लिए साइम अयूब हैं। टीम मैनेजमेंट के पास बहुत सारा इस वक्त दबाव है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी तरफ आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है कि जो उनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लोग बात कर रहे हैं सलमान मिर्जा और नसीम शाह जो 8.25 करोड़ में ऑक्शन में गए हैं PSL के। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट शाहीन अफरीदी के ऊपर ही बैंक करेगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी एक फास्ट बॉलर आपको इंक्लूड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम में कोई बदलाव इस मैच के लिए होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2 मैचों में 2 अंडे लिए हैं उस्मान ने, उनकी जगह हो सकता है ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। बट मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मैच में टीम मैनेजमेंट उनको उतारने का रिस्क लेगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर जो है वो सामने नजर आ रही हैं। और फिर जो पाकिस्तान टीम का इस वक्त माहौल है, जो पाकिस्तान टीम का इस वक्त मूड है, वो बहुत पॉजिटिव है। 2 मैच आप जीते हुए हैं और उसके बाद इस मैच से चंद दिन पहले ऑक्शन में खिलाड़ियों के ऊपर पैसों की बरसात हो गई है। तो हर चीज जो है वो इस टीम को जो है पॉजिटिव लेके अगर हमारी टीम खेलेगी इन तमाम चीज़ों को जो कि उनके लिए इकदाम हुए हैं, तो यकीनी तौर पर अच्छा हमें खेल देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, मैं आपको सेकंड करूंगी। यहया भाई, आप कह रहे थे कि भारत के ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है इस वक्त उनके यहाँ, जो मैच हुआ, जो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसी के अंदर इंतजामी अमूर के ऊपर भी उनकी बड़ी बातचीत हो रही है इस वक्त। अगर हम आ जाएँ भारत की टीम के ऊपर, तो क्या समझते हैं कौन से लूप हॉल्स हैं जिनके ऊपर हमें अटैकिंग मोड में आना चाहिए या हमें अपनी पावर शो करनी चाहिए? उनके प्लेयर्स कहाँ पर उनके वीक पॉइंट्स हैं? दूसरा, अगर हम क्राउड की बात कर लें, श्रीलंका पाकिस्तान का दोस्त भी है, पाकिस्तान से बड़े अच्छे मरासम भी हैं उसके, तो क्राउड किस तरह का मिलेगा? पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होंगे या फिर भारत से? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड में तो आपको पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन अगर आप शायकीन के रशों की बात करते हैं तो आपको ग्राउंड में जो लोग मौजूद होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पर आपको ग्रीन से ज्यादा जो है वो ब्लू नजर आएगा। क्योंकि जो टिकटों की फरोख्त होती है उसमें आप अगर देखें तो वहां पर बड़ी तादाद में जो है वो इंडियंस ही आपको नजर आएंगे। ग्राउंड से बाहर आपको, हाँ, तो ये भी बड़ा अच्छा है। मैं इसको अच्छा ही समझ रहा हूँ, क्योंकि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म है मांझी, उसका एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी अच्छी बात है कि इंडिया के जो लोग हैं वो ग्राउंड में मौजूद होंगे और वो विटनेस करेंगे हमारी टीम की जीत को और अपनी टीम की हार। और इरफान सिद्दीकी अपनी बात में पावर लाने के लिए साथ ही ये भी कहते हैं कि मेरी माँ कहा करती थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, शाहरुख खान भी तो कहते हैं जी कि मेरी माँ कहती है कि धंधे में कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये सारे डायलॉग्स हम याद करवाएंगे क्योंकि बॉलीवुड में तो हमेशा जीता हुआ दिखाते हैं, लेकिन क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है, इस बार भी अल्लाह ताला रखेंगे, लेकिन प्लेयर्स को भी करना होगा। अभिषेक शर्मा की आपने बात की, ये कितनी बड़ी वीकनेस साबित हो सकती है भारत के लिए और इसका फ़ायदा हम कितना उठा सकते हैं? और जिस तरह से इशाल भी बात कर रही हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिसका फ़ायदा हमें हो सकता है इस मैच में 15 तारीख को, और क्या यही मैच तयन करेगा सेमीफाइनल का भी, आपको लगता है? देखिए, कल जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, आई मीन डे आफ्टर टुमारो, जी जी, उस मैच में जो टीम जीतेगी वो अगले मरहले के लिए तो चली जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम के लिए भी ऑप्शन मौजूद रहेगा कि उनके पास मौका होगा, क्योंकि एक और मैच मौजूद है और उसमें वो कामयाबी हासिल करके जो है वो नंबर 2 टीम की हैसियत से अगले मरहले में जा सकते हैं। आप वीकनेस की बात कर रहे हैं, आप पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास बेहतरीन अहलियत के हामिल खिलाड़ी मौजूद हैं। और उनके लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है, उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव हैं, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में अमेरिका के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाने में किरदार अदा किया था। पहले मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे। उसके अलावा अगर हम अपने स्पिन बॉलिंग अटैक की बात करें, इंडिया के पास भी बड़ी वैरायटी मौजूद है, बट ये असाब का मैच है और पाकिस्तान टीम भी मौजूद है। देखते हैं यूज किस तरह से करते हैं वो, और हम किस तरह अपने प्लेयर्स को यूज करते हैं। अच्छा, जाते जाते याया भाई, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हर संडे पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, 3 संडे और तीनों में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। इस बार भी इंडिया के साथ हमारा मैच संडे को ही आ रहा है। ये कोई खास हिकमत अमली है या फिर ये बाय चांस ही ऐसा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो संडे को ही आता है? नहीं, इंतखाब किया जाता है संडे का और संडे को फंडे बनाने की कोशिश की जाती है और सबसे ज्यादा रेटिंग लेने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला है दुनिया का इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। इस पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप टीवी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, ग्राउंड में आकर मैच देखने की बात करें, होटलिंग की बात करें, एयर टिकट की बात करें, तो इसीलिए इस मैच की टिकटें जो है वो कई महीने पहले जो है वो फरोख्त कर दी जाती हैं। तो और ये भी तो हो सकता है अली भाई के पंडित भी ये कहते हो, इंडियन पंडित भी, कि भारत के लिए मैच साजगार रहेगा अगर वो संडे वाले दिन पाकिस्तान के साथ खेलें या मैदान में उतरें। बहुत शुक्रिया सैयद याह्या हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और पंडित कहें, जुनेद या कोई भी कहे, अब की बार याह्या भाई ने भी कह दिया है और भी पाकिस्तानी जो तमाम माहिरीन क्रिकेट हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो भी उम्मीद रखते हैं, दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ही इंशाल्लाह। और भाई ये हकीकत में संडे जो है वो फंडे हमारे लिए बनने जा रहा है। इंशाल्लाह हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस पे दारोमदार करता है कि वो किस तरह का खेल पेश करते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं। मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो अपनी शायरी के ज़रिए जुल्म, नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ जिदोजहद के लिए जाने जाते थे। और फैज़ अहमद फैज़ उर्दू शायरी का ऐसा बुलंद पाया नाम है जिसकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में आज भी सुनाई देती है। और फिर दुनिया भर में उर्दू शायरी का नाम जहाँ पर भी आता है, जहाँ पर भी पढ़ने और समझने वाले लोग हैं, वो फैज़ अहमद फैज़ की जो फ़नी अज़मत है उसके कायल हैं। बिल्कुल। और फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए थे। अरबी और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्रियां उन्होंने हासिल की और उसके बाद फिर फैज़ कई कॉलेजेस में उस्ताद के फ़राइज़ भी सरंजाम देते रहे हैं। उनको उर्दू, पंजाबी के अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान, अरबी, फ़ारसी और रूसी पर भी अबूर हासिल था। और 1936 में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर तहरीक के पहले सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हुए थे। जी हाँ, और उनके फैज़ से आज पूरी दुनिया फैज़ हासिल कर रही है। शायरी के साथ फैज़ अहमद फैज़ कई अदबी जरायद के इदारात के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे हैं। फिर फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में भी मज़लूम इंसानों के हक़ में आवाज़ उठाई है, इसलिए भी उन्हें पसंद किया जाता था। और इंसान के बारे में जो जबर था उसको वो कबूल नहीं करते थे, उससे इनकारी थे, जिसके नतीजे में उन्हें मुखालिफिन का भी सामना करना पड़ा। कैदोबंद की सोबतें भी उन्होंने उठाई हैं, लेकिन उनकी ज़बान, उनकी शायरी और उनके मजमूए आज भी ज़बान ज़द आम हैं, आज भी उनसे लोग फैज़ हासिल। जी, और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी फैज़ का
कलाम पढ़ते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो उनकी यादें ताज़ा की जा रही हैं, उनकी कमी को आज भी महसूस किया जा रहा है और जिन चीज़ों पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की वो मसाइल आज भी हमें कहीं ना कहीं महसूस होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन पर काम किया जाए, उन कमियों को, उन महरूमियों को दूर किया जा सके। तो वीकेंड आने जा रहा है बहुत ही भरपूर किस्म का और बेस्ट विशेज़ हमारी टीम के लिए, और वो टीम भरपूर तरीके से परफॉर्म करे, जम के खेले, अटैकिंग मोड में खेले और हम भी इंजॉय करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने हल्का अहबाब दोस्त यारों के साथ बैठ के इस मैच को एंजॉय करेंगे और जीत की खुशी को भी सेलिब्रेट करें। बिल्कुल जी, और ये जीत की खुशी फिर हम सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।